नमस्कार। आज हम भारत के शास्त्रीय नृत्यों पर चर्चा करेंगे। नृत्य मानवीय अभिव्यक्तियों का एक रसमय प्रदर्शन है। 64 कलाओं में से एक कला नृत्य है। संगीत की लय और ताल के अनुसार नृत्य लयबद्ध तरीके से शरीर की गतिविधि है। नृत्य एक विचार या भावना व्यक्त करने का तरीका है। हमारा भारत विविधताओं का देश है, जहाँ कला कई रूपों में मौजूद है। भारत में प्राचीन काल से कई कलाएं विकसित हुईं और नृत्य भी उनमें से एक है। भारत में प्राचीन काल से नृत्य परंपरा को जाना जाता रहा है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली नर्तकी की मूर्ति से पता चलता है कि उस काल में नृत्य की खोज की गई थी। हम यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका की गुफा में नृत्य की आकृतियों को भी देख सकते हैं। वेद, पुराण, महाभारत और रामायण में भी नृत्य परंपरा का उल्लेख मिलता है। उस समय भगवान की भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए नृत्य किया जाता था। शास्त्रीय नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य एक परिष्कृत नियमित गतिविधि है जो सुंदर मुद्राओं के समन्वयात्मक ढंग से रचित है और जिसमें शरीर एवं अंगों की सौम्य मुद्राएं एवं उनके अंश हैं। यह प्रतिष्ठित एवं शालीन स्वरूप का प्रतिबिंब है। लालित्य और सौंदर्य का अद्भुत समन्वय है। शास्त्रीय नृत्य प्राचीन हिंदू ग्रंथ के सिद्धांतों एवं तकनीकों तथा नृत्य के तकनीकी ग्रंथों और कला संबद्धता पर पूर्ण या आंशिक रूप से आधारित हैं। किसी नृत्य रूप के बारे में जानकारियाँ लेने पर हमें उसके उद्भव, विकास, उसकी परंपरा और इतिहास का पता चलता है। पारंपरिक ढंग से भारतीय शास्त्रीय नृत्य अभिनय के माध्यम से किए जाते हैं। करण, अंगहार, विभाव, अनुभाव और रसों की अभिव्यक्ति की जाती है। इनके विषय मूल रूप से शैव, वैष्णव, प्रकृति, शक्ति पर आधारित होते हैं। यहाँ भारत में हम 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्यों को देखते हैं। सर्वप्रथम नाम आता है भरतनाट्यम, फिर कथक, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, सत्रिय। सर्वप्रथम नाम है भरतनाट्यम। तमिलनाडु राज्य का विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, जो लगभग 2000 वर्षों से अपनी विरासत संजोए हुए है। भरतनाट्यम की जड़ें हमें आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र में दृष्टिगत होती हैं, किंतु इसका इतिहास तमिल लेखों एवं संस्कृत पाठ्यों में 2 विभिन्न प्रकार के स्रोतों से दिखता है। इन स्रोतों में संगम काल में रचित तमिल ग्रंथ सिलप्पदिकारम, जो 6वीं शताब्दी में लिखा गया था, उसमें भरतनाट्यम का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। सिलप्पदिकारम में कई प्रकार के अदाल और कुतु के बारे में बताया गया है। अदाल का तमिल में अर्थ होता है नृत्य एवं कुतु रंगमंची कला के लिए प्रयुक्त किया गया है। सिलप्पदिकारम में 2 प्रकार के कुतु बताए गए हैं। पहला शांति कुतु अर्थात प्रणालीबद्ध नृत्य शैली या नृत्य का शास्त्रीय प्रकार, और दूसरा विनोद कुतु अर्थात मनोरंजनात्मक शैली। तो भरतनाट्यम को हम कुतु से शुरुआत के रूप में देखते हैं, फिर इसे हम शांति कुतु के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये नृत्य का प्रणालीबद्ध शैली के रूप में द्योतक है। फिर आता है पारंपरिक सादिर शैली, जो आगे चल कर के भरतनाट्यम शैली के रूप में विकसित हुई। संगम काल में रचित साहित्यों में नृत्य के लिए अदाल के अलावा अट्टम, कुट्टू, कुणिपुनट्टम आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। सादिर शैली आगे चल कर के दासी अट्टम के रूप में भी जानी गई, जिसे हम मूल रूप से देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य के रूप में हम देखते हैं। भरतनाट्यम का इतिहास और देवदासियों का इतिहास एक सिक्के के 2 पहलू के रूप में है। एक का अध्ययन करने पर हमें दूसरे के बारे में भी पूर्णतः पता चल जाता है। दोनों की जड़ें एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। देवदासियों का अर्थ होता है देव की दासी। मंदिरों में नियुक्त स्त्रियां अपने नृत्य के माध्यम से देवताओं की पूजा या अर्चना किया करती थीं, उन्हें नृत्य के रूप में प्रसन्न किया करती थीं। आगे चल कर के यही भरतनाट्यम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। देवदासी परंपरा का विकास मंदिरों से हुआ और यहीं से भरतनाट्यम का विकास काल भी हम देखते हैं। इसके संक्षिप्त परिचय के रूप में हम देखेंगे कि भरतनाट्यम की तकनीकी जो है वो पारंपरिक प्रयोग विधान का संतुलित मिश्रण है। पारंपरिक प्रयोग विधान अर्थात नाट्य, नृत्य और नृत्य। नाट्य का अर्थ होता है अभिनय प्रधान नाटकीय तत्वों से बना हुआ, जिसमें डायलॉग डिलीवरी होती है, वाचन
जिसमें अभिनय मुख्य होता है। दूसरा होता है नृत्य। नृत्य अर्थात शुद्ध नृत्य, जिसमें हस्त और पाद संचालन आते हैं, आँखों का मटकना आता है, लेकिन इसमें जो बोल होते हैं उनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, अर्थात दीम दीम तोम तोम इस तरह के शब्द बोले जाते हैं जो कोई मायने नहीं रखते, लेकिन उसके बावजूद वो ताल के साथ में निबद्ध होते हैं, अर्थात अभिनयहीन जो शैली होती है वो नृत्य होती है। फिर आता है नृत्य, जिसमें भाव और चित्तवृत्ति दोनों आती हैं। भाव में हम साहित्य लेते हैं, जिसमें हम जो ऐसे बोल होते हैं, ऐसे गीत होते हैं, ऐसे भजन होते हैं जिनका अर्थ होता है, उनको हम अंगों और भावों के संचालन के दौरान प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से भरतनाट्यम के साथ ही जितने भी अन्य शास्त्रीय नृत्य हैं, सभी ये नृत्य नाट्य नृत्य और नृत्य परंपरा का पालन करते हैं। भरतनाट्यम की प्रमुख विशेषताएं में इसकी आधार भंगिमा अरमंडी है। बहुत से प्राचीन जो मंदिर हैं साउथ में हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर मूर्तियाँ जो हैं अर्धमंडली मुद्रा में बैठी हुई हैं। अरमंडी शब्द जो है वो तमिल का शब्द है, जिसमें मंडी का अर्थ होता है बैठना, अरमंडी का अर्थ होता है आधा बैठना। तो यहाँ से भरतनाट्यम की बेसिक मुद्रा को हम देखते हैं कि आप अरमंडी को इसकी आधार भंगिमा मान सकते हैं। अड़ऊ इस नृत्य तकनीक एवं नृत्य संरचना की आधारभूत इकाई है। विभिन्न बानियों में किए जाने वाले अड़ऊ तत्त, कुट्ट, नाट, पक्क, एट, विच्चू, तत्तमेट, सारुक्कल, कुदित्तमेट, पायचल, शूट्रल, मंडी, तीरमानम आदि आदि हैं। बानियों अर्थात घरानों में, अलग अलग घरानों में ये अड़ऊस किए जाते रहे। अड़ऊ का अर्थ हम स्टेप के रूप में देख सकते हैं। अड़ऊओं का मूल तत्व स्थानक यानी शरीर की स्थिति, चार्य यानी पाद चालन की स्थिति और नृत्य हस्त हैं। मानव शरीर के अंग, प्रत्यंग और उपांग तीनों के मेल से इनका निर्माण होता है और इन्हीं के योग से कोरवय, जति, तीरमानम, अरुदि बनती हैं। विभिन्न अड़वों के संयोग से इनका प्रस्तुति की जाती है। अब देखते हैं भरतनाट्यम की बानियाँ कौन कौन सी हैं। बानियाँ अर्थात घराने। सर्वप्रथम नाम आता है तंजौर बानी, फिर तंजौर कर बानी, गुंडप्पा यानी मैसूर बानी, वजहूर रामैया बानी, कटुमन्नार कोयल मुत्थुकुमारन बानी, कुत्रलम गणेशन बानी, सयूर सुंदर्शन मनिक्कम बानी, देवदासी बानी। फिर अंत में आधुनिक परंपरा के रूप में कला क्षेत्र स्टाइल है, जिसे कला क्षेत्र बानी के रूप में प्रचार प्रसार में लाया गया है, जिसका प्रयोग में लाने का श्रेय श्रीमती रुक्मिणी अरुंडेल जी को दिया जाता है। भरतनाट्यम के मार्गम अर्थात इसमें प्रदर्शन के क्रम कौन कौन से होते हैं और किन किन आइटम्स को यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न बानियों के बाद आधुनिक रूप में इन मार्गम का प्रयोग हम लाते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है अलारिपु, जतिस्वरम, शब्दम, पदवर्णम, पदम, तिल्लाना, श्लोकम। इन मार्गम चरणों या क्रमों के अतिरिक्त पुष्पांजलि, नवसंधि, कौतुवम, मल्लारी आदि का भी प्रदर्शन देखने को मिलता है। ये भरतनाट्यम की वेशभूषा है और बहुत ही सुंदर इसके आभूषण होते हैं, जिन्हें एक नर्तकी धारण करती है। ये टेम्पल स्टोन से बने होते हैं। पहले ये सोने के रूप में भी प्रयोग में सोने के आभूषण भी होते थे, लेकिन बाद में इन्हें इमिटेशन ज्वेलरी के रूप में भी प्रयोग में लाया जाने लगा है। अगली शास्त्रीय नृत्य शैली है कथक नृत्य शैली। यह उत्तर भारत का मध्यकालीन परंपरागत नृत्य है। इस कला के बीज लगभग 1500 से 1000 वर्ष ईसा पूर्व अंकुरित हो चुके थे। प्राचीन समय में इसे नटवरी नृत्य कहा जाता था। वैष्णव भक्त स्वामी हरिदास ने जिन शिष्यों को नृत्य की शिक्षा दी वे कथक कहलाए। वे कथा वाचन के साथ साथ नृत्य प्रस्तुति किया करते थे और विभिन्न देवों के संबंधित कथानकों का वर्णन किया करते थे। कथन करे सो कथक कहावी, ये कहावत भी प्रचलित है, अर्थात जो कथा के रूप में प्रस्तुति दिया करते थे वे कथक कहलाते थे। प्राचीन नाम इसका नटवरी नृत्य था, जो बाद में कथक नृत्य के रूप में देखने को हमें मिलता है। इसकी प्रमुख विशेषता में इसकी आधारभूत भंगिमा है समभंग और आधारभूत चलन में चक्र भ्रमरी का प्रयोग मुख्य माना जाता है। चक्र भ्रमरी अर्थात कथक जो है वो अपने चक्करदार परनों तोड़ों के रूप में मान्य है और बहुत प्रसिद्ध है। इसकी प्रमुख विशेषता ही चक्रधार भ्रमरी है। कथक में तांडव और लास्य दोनों का स्वरूप मुखरित है।
एकल नृत्य श्रृंगारिक सौंदर्य, जटिल तालें, पाद चालन इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यह नृत्य महलों और दरबारों में पोषित, पल्लवित और संरक्षित हुआ। जटिल तालों पर पद संचालन और हस्त मुद्राओं का सौम्यता से प्रयोग इसमें प्रमुख होता है। मुगलों का इसमें बहुत प्रभाव दिखता है, इसलिए तत्कार जो परंपरा है वो मुगलों के समय से ज़्यादा प्रचार प्रसार में आई। प्रदर्शन के चरण के रूप में इसमें बहुत स्वतंत्रता दिखाई देती है। शास्त्रीय नृत्यों में नृत्य प्रदर्शन हेतु जितनी स्वतंत्रता कथक में दिखाई देती है, उतनी अन्यत्र किसी अन्य शास्त्रीय नृत्य में हमें दृष्टिगत नहीं होती। हालांकि इसका कोई स्थायी क्रम नहीं है, किंतु अधिकांश रूप से इनका अनुसरण हम इन प्रकारों से करते हैं। प्रदर्शन क्रम को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला नृत्यांग या शुद्ध नृत्य चरण और दूसरा अभिनय चरण। नृत्यांग या शुद्ध नृत्य चरण में आमद, तोड़ा, थाट, परन, टुकड़ा, परिमेलू आदि चीज़ें आती हैं। अभिनय चरण में कवित्त, गत भाव, गत निकास, तत्कार आदि आते हैं। तत्कार में हम सवाल जवाब के रूप में प्रदर्शन देखते हैं, जिसमें तबला वादक या पखावज वादक के साथ नर्तकी अपने घुंघरू में तत्कार के रूप में उनसे सवाल जवाब करके प्रदर्शन किया करती हैं। कथक नृत्य में मुख्य रूप से 4 घराने हमें देखने को मिलते हैं। पहला लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, फिर रायगढ़ शैली। लखनऊ घराने में नजाकत, नफासत, भावों की प्रधानता, चमत्कारी तोड़ों और टुकड़ों का प्रदर्शन देखने को मिलता है। जयपुर घराने में कठिन तालों में नृत्य, कठिन तोड़े, तत्कार, बड़ी बड़ी परनें देखने को मिलती हैं। बनारस घराने में शुद्ध नृत्य, तत्कार और सात्विक अभिनय मुख्य रूप से देखने को मिलता है। रायगढ़ शैली के प्रवर्तक राजा चक्रधर सिंह माने जाते हैं, जिसमें लखनऊ की नजाकत भी है और जयपुर की तीव्रता भी देखने को मिलती है। मूल रूप से कथक नृत्य शैली हिंदुस्तानी संगीत पद्धति एवं ताल पर आधारित है, जिसमें सूर, मीरा, तुलसी, जयदेव, सूफी आदि की रचनाओं का विभिन्न वाद्य यंत्रों के प्रयोग के साथ प्रदर्शन किया जाता है। वहीं भरतनाट्यम शैली में कर्नाटक संगीत पद्धति का उपयोग किया जाता है। कथक में मुख्य घुंघरू है। एक नर्तकी 150 से 200 घुंघरुओं का सेट अपने पैरों में पहनती हैं। उसके अलावा घाघरे या फ्रॉक का भी चलन वेशभूषा के रूप में है और ये इनके खूबसूरत आभूषण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली नृत्य शैली है कथकली नृत्य शैली। कथकली केरल की 300 वर्ष पुरानी विश्वविख्यात नाट्य कला है। कथकली मालाबार, कोचीन, त्रावणकोर के आसपास की प्रचलित नृत्य शैली है। केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है कथकली। 17वीं शताब्दी में कोट्टाक्करा तापुरान राजा ने जिस राम नाट्यम का आविष्कार किया था, वह बाद में कथकली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसमें भी कुतु है। कुतु के बाद वहाँ की लोक कला कुडियाट्टम का प्रभाव इसमें है। कुडियाट्टम के बाद कृष्णाट्टम और राम नाट्यम जो कोट्टारक्करा तंपुरान राजा ने प्रचलित किया था, वो देखी जाती है। और उसके बाद नवीन शैली के रूप में कथकली को हम देखते हैं। कथकली के साहित्यिक रूप को हम आटक कथा कहते हैं। कथकली में 2 गायक होते हैं। पहले एक गायक गाता है और दूसरा गायक उसको दोहराता है। पहले गाने वाले को पोन्नानी और दूसरे गायक को शिंकिटी कहा जाता है। वेशभूषा और साज श्रृंगार रंगीन तथा आकर्षक होते हैं। ये प्रतिरूप 5 में विभक्त हैं। पहला पच्चा या हरा, कत्ती, छुरी, करी या काला, दाढ़ी और मिनुक्कू। मिनुक्कू का अर्थ होता है मुलायम, मृदुल और शोभायुक्त। मिनुक्कू में पीले या लाल रंग की रूप सज्जा सात्विक चरित्र वाले स्त्री पात्रों के लिए होती है। कारी, काले रंग की सज्जा शिकारी आदि की भूमिका के पात्रों के लिए मानी जाती है। पच्चा जो है गहरे हरे रंग की सज्जा वाले सात्विक चरित्र के नायक पात्रों के लिए उपयोग में लाई जाती है। दाढ़ी लाल या सफ़ेद रंग की सज्जा होती है जो तामसिक प्रवृत्ति का चित्रण करती है। कत्ती होती है जो राजसिक प्रवृत्ति वाले पात्रों के प्रयोग में लाई जाती है। आमतौर पर लाल और हरे रंग की रूप सज्जा की योजना इसकी की जाती है। इस नृत्य की आधारभूत भंगिमा होती है धनु निकल या नेला। इसकी प्रदर्शन परंपरा में बहुत कठिन तकनीकी का उपयोग होता है, जिसमें नख से सिर तक के सभी अंगों का चलन देखने को मिलता है, जैसे पुतलियों का, भौं के, आईब्रोज का, पलकों का, सबके अलग अलग अभिनय, नाक का अभिनय इसमें देखने को मिलता है।
नाट्य, नृत्य तीनों प्रयोग का विधान इसमें हमें देखने को मिलता है। शरीर की मालिश, युद्ध तकनीक, हस्त मुद्राओं तथा 4 प्रकार के आधारभूत कला सम का प्रयोग विभिन्न गतियों के साथ, अभ्यास के साथ किया जाता है। कला सम भरतनाट्यम के तीरमानम या कथक के तोड़े टुकड़े के समान होता है। इसमें 24 तरह की हस्त मुद्राओं का प्रदर्शन किया जाता है। कथकली के घराने या संप्रदाय, आमतौर पे यहाँ पर संप्रदाय बोला जाता है। 3 तरह के संप्रदाय कथकली में फेमस हैं। कल्लडिकोडन संप्रदाय, कल्लवजी चित्ता संप्रदाय, कप्पलिंगडन संप्रदाय। इन संप्रदायों को मिला करके इसका प्रदर्शन क्रम जो तैयार किया गया वो इस प्रकार है। पहला केली, फिर अरंगु केली, तोड़ायम, पुरापाद, मेलपदम। यहाँ पर आप कथकली की खूबसूरत वेशभूषा को देख सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह के पात्रों के अनुसार मुखौटों का प्रचलन है। उसके अलावा आभूषण भी हम देख सकते हैं। अगली नृत्य शैली है कुचिपुड़ी नृत्य शैली। कुचिपुड़ी का उद्गम ईसा पूर्व से था, किंतु उसका विकास 16वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश के भगवतुलु ने भागवत से विषय वस्तु लेकर इसका सृजन किया। हम देखते हैं कि जितनी भी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं सभी में कृष्ण, विष्णु, राम, शंकर आदि के कथानक हम देखते हैं प्रस्तुत के रूप में। भागवत सभी की पसंदीदा विषय वस्तु है और उसके सृजन से ही प्रस्तुतियाँ की जाती हैं। पारंपरिक रूप से पुरुष स्त्री वेश में अभिनय किया करते थे, किंतु अब स्त्रियाँ ही विशेष रूप से यह नृत्य शैली को प्रस्तुत किया करती हैं। कैशी की वृत्ति युक्त इस शैली में नाट्य, नृत्य और नृत्य तीनों ही प्रयोग विधानों का संकुचित संतुलन हम देखने को मिलता है। 4 वेदों के सार तत्व के पाठन के साथ ही इसका प्रदर्शन प्रारंभ होता है। इसकी विशेषताएं: कुचिपुड़ी की आधारभूत भंगिमा अर्धमंडलियम तथा मुख्य लक्षण अदगुलु व अदवुलु हैं। वाचिका अभिनय इसकी प्रमुख विशेषता है। अर्धमंडलियम अर्थात अरमंडी के ही समान हम इसे देख सकते हैं। अन्य बाकी शास्त्रीय नृत्यों में नर्तकी जो है स्मित के साथ में नृत्य प्रस्तुति किया करती है। बहुत कम जगहों पर होठों का वो संचालन करती है, लेकिन कुचिपुड़ी नृत्य शैली में वो सारी प्रस्तुति को अपने वाचिका अभिनय के साथ में अर्थात नृत्य के साथ साथ गा करके भी प्रदर्शन करती है। इसके कुछ नृत्य चरण जो हैं भरतनाट्यम के मार्गम से साम्यता रखते हैं, जैसे जतिस्वरम, शब्दम, जावली, अष्टपदी, तिल्लाना, दशावतार, किंतु कुछ चरण भिन्न हैं जो हैं पूर्वरंग, दरवु, कलमलु, तरंगम, कौतुवम, अभिषेकम, कन्नकोल। ये इसकी बहुत सुंदर वेशभूषा है और बहुत ही खूबसूरत इसकी आभूषण शैली है, जिसे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगली नृत्य शैली है ओडिसी। इस नृत्य के प्रमाण 2री शताब्दी ईसा पूर्व से मिलते हैं। इसमें भी तांडव और लास्य दोनों का मिश्रण है। उड़ीसा में महारी नृत्य शैली प्रचलित थी। महारी अर्थात मंदिरों के आगे नृत्य करने वाली स्त्रियां, जिन्हें हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो देवदासियों के रूप में देखते हैं। उसी प्रकार गोटीपुआ हैं जो मंदिर के प्रांगण में छोटे छोटे लड़कों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते थे, उन्हें गोटीपुआ कहा जाता था। इन दोनों के मिश्रण के साथ ओडिसी नृत्य को माना गया और ओडिसी नृत्य की परंपरा आगे बढ़ी। प्रतीकात्मक रूप से इसकी मूल भंगिमा चौक और त्रिभंग अर्थात नटवर रंग है, जो कृष्ण का प्रमुख भंगिमा मानी जाती है। इसमें अभिनय चंद्रिका में वर्णित कर्णों का प्रयोग होता है। इसकी मुख्य गति पादचारी, खंडी और अरसा है। कुल 63 हस्त मुद्राओं का इसमें प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक रूप से यह एकल नृत्य शैली थी, किंतु अब सामूहिक रूप से भी इसके प्रदर्शन किए जाने लगे हैं। इसके मुख्य घराने हैं केलुचरण घराना, देव प्रसाद घराना, गुरु पंकज दास घराना, मायाधर राउत घराना। इन घरानों को मिला करके इसके इस प्रकार प्रदर्शन क्रम है: मंगलाचरण, गणेश, भूमि, गुरु प्रणाम, बट्टू नृत्य, शुद्ध नृत्य चरण, अभिनय अष्टपदी और अंत में मोक्षम। ये इसकी वेशभूषा और आभूषण है। आमतौर पे उड़ीसा में कटक क्षेत्र में चांदी के आभूषण बहुत प्रसिद्ध हैं। तो हर अब क्षेत्र की अपनी विशेषता होती है और उस विशेषता के अनुसार वहाँ के नृत्य के आभूषण दिखाई देते हैं। उसी तरह से उनकी
वेशभूषा भी हमें देखने को मिलती है। तो ओडिसी नृत्य शैली में संबलपुरी साड़ी और कटकी आभूषण हम देख सकते हैं। अगली नृत्य शैली है मणिपुरी नृत्य शैली। मणिपुरी नृत्य शैली का इतिहास 18वीं सदी के आरंभ से माना जाता है। मणिपुरी में नृत्य का विकास धार्मिक उत्सवों और वहाँ के लोगों के नित्य क्रियाकलापों से हुआ है। इस नृत्य शैली की प्रमुख विशेषता रास है। इस नृत्य शैली में जगोई और लाई हरोबा के मिश्रण से मणिपुरी नृत्य शैली का विकास हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं। मणिपुरी नृत्य शैली में रास के साथ ही चोलम का प्रदर्शन होता है। इसकी अपनी स्वतंत्र संगीत शैली है। पारंपरिक संकीर्तन दो प्रकार से होता है, अरिबा पाल यानी प्राचीन संगीत, अनौबा पाल यानी नट संगीत। वर्तमान में इसमें नट संगीत ही प्रचलित है। तकनीकी दृष्टि से इसका मुख्य आकर्षण कोमलतापूर्वक गति और मार्दवपूर्ण अंग संचालन है। मणिपुरी शैली जगोई और नट कीर्तन में विभक्त है। चाली जगोई की मुख्य गति तथा सगोल फिरप आधार भंगिमा है, वहीं चोलम में थोंगजोंग आधार भंगिमा मानी जाती है। शरीर का चलन अंग्रेजी के एस समान मुड़ता है, जो बाद में 8 की आकृति में शारीरिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। घराने एवं रास परंपरा के रूप में हम देखें तो इसमें घराने नहीं होते। गुरुओं के द्वारा स्वयं की विशिष्ट तकनीकी के आधार पर उनके नाम की शिक्षण पद्धति की प्रचलित है। गुरु अतोम्बा सिंह शैली, गुरु अम्बी सिंह शैली, गुरु अमोदोन शैली। रास परंपरा यहाँ पर प्रचलित है, जिसमें महारास, बसंत रास, कुंज रास, नृत्य रास प्रमुख रास के रूप में माने जाते हैं। महारास की प्रस्तुति कार्तिक पूर्णिमा के दिन की जाती है, वहीं बसंत रास जो है वो चैत्र पूर्णिमा के दिन प्रस्तुत किया जाता है। कुंज रास श्रावण पूर्णिमा में प्रस्तुत किया जाता है। नित्य रास के लिए कोई दिन विशेष नियत नहीं है, वो किसी भी दिन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य रास भी हैं, जिन्हें दीवा रास, गोष्ठ रास, उखल रास आदि कहा जाता है। ये सभी रास मणिपुरी नृत्य शैली की प्रमुख विशेषता है। इनके प्रदर्शन क्रम में हम देखते हैं लाई हरोबा। लाई अर्थात देवता, हरोबा यानी आनंद देने वाला, अर्थात देवता को आनंद देने वाला नृत्य। दूसरा होता है थम्बागोइड नृत्य, जिसमें युगल नृत्य होते हैं, जिसमें राधा कृष्ण का स्वरूप लेकर के युगल नृत्य प्रस्तुत किया करते हैं। फिर होता है संकीर्तन। संकीर्तन को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। नूपापाल, नूपापाल में पुंगचोलम या करताल चोलम होता है, जिसे पुरुष किया करते हैं। दूसरा होता है नूपीपाल, जिसमें भंगीपरम, अछौबा, खुरुम्बा, वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन आदि किए जाते हैं। ये स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। ये मणिपुरी नृत्य शैली की वेशभूषा है, बहुत खूबसूरत वेशभूषा है। इसके आभूषण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली नृत्य शैली है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य स्वरूप है, जिसका प्रथम संदर्भ 16वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है। मोहिनीअट्टम को हम मानते हैं कि बहुत सी नृत्य शैलियों को मिलाकर के इस नृत्य का विकास हुआ है, जिसमें कथकली, भरतनाट्यम, केरल के लोक परंपरा से निकले कुमी और कैकोती कली, इन चारों के मिश्रण से मोहिनीअट्टम नृत्य शैली का विकास हुआ है। मोहिनीअट्टम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी जड़ें भारतीय कला की जननी समझी जाने वाली नाट्य शास्त्र में है, जिसके रचयिता प्राचीन विद्वान भरत मुनि माने जाते हैं। पौराणिक मोहिनीअट्टम मोहिनी शब्द से लिया गया है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध नारी अवतार माना जाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली लास्य की है एवं इसे कैशी की वृत्ति में प्रस्तुत किया जाता है। आमतौर पे मंदिरों में देवताओं को उठाने के लिए मंदिर प्रांगण में स्त्रियों द्वारा जो नृत्य किया जाता था, वहाँ से मोहिनीअट्टम की शुरुआत हुई मानी जाती है। भरतनाट्यम से बहुत साम्यता के बाद भी तगनम, धगनम, चिजपू आदि शब्द भरतनाट्यम के शब्दों से भिन्न देखने को मिलते हैं। इसकी आधारी भंगिमा भी अरमंडलम है, किंतु इसकी विशेषता जो है धड़ का अर्धचंद्राकार चलन है,
जिसमें नर्तकी अपने गर्दन को अर्धचंद्राकार मुद्रा में घुमाती हुई संचालित होती है। इसका प्रदर्शन क्रम बहुत कुछ भरतनाट्यम के समान होता है। भरतनाट्यम के जतिस्वरम, वर्णम, तिल्लाना आदि चरण हमें इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा इसके प्रदर्शन क्रम में चुल्लकेटु, जतिस्वरम, वर्णम, पदम, अष्टपदी, ओडन तिंगल और जीवा, ये इसके प्रदर्शन क्रम हैं। कभी कभी प्रस्तुति की शुरुआत गणेश स्तुति या मुखाचलम से भी मानी जाती है। ये भरतनाट्यम नृत्य शैली की खूबसूरत सी वेशभूषा और उसके आभूषण हैं। अगली नृत्य शैली है सत्रिय नृत्य शैली, जो कि आसाम की नृत्य शैली मानी जाती है, जो लगभग 500 वर्ष पुरानी है। सत्रिय नृत्य का मूल आमतौर पर पौराणिक कहानियों से होता है। सत्रिय शब्द की उत्पत्ति सत्तार अर्थात मठ या आश्रम से हुई है। परंपरागत रूप से यह नृत्य केवल मठों में भोकोट यानी पुरुष भिक्षुओं के द्वारा किया जाता था। अपने दैनिक अनुष्ठान के एक भाग के रूप में या विशेष त्योहारों को चिन्हित प्रदान करने के लिए यह नृत्य किया जाता था। इसके मंची तत्व अंकिया नाट बहोना, ओजापाली परंपरा या चिन्ना यात्रा से लिए गए हैं। इसकी आधारीय भंगिमा ओरा करत उठा यानी खड़ा एवं उरत बोहा यानी बैठा है, और इसकी मूल गति मटी आकाश है। आकाश शब्द लगता है कि आकाश की ओर उछाल करके जो नृत्य किया जाता है वो इसकी प्रमुख विशेषता है। इस नृत्य में हस्त मुद्राओं को हाथ कहा जाता है। चलनों के अंतर्गत जटिल पाद संचालन, चारी और भ्रमरी की योजना इसमें होती है। इसमें तांडव और लास्य स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसका प्रथम जन प्रदर्शन नृत्य निर्माली दिया कहलाता है। नृत्य परंपरा के रूप में यहाँ पर श्री शंकर देव की परंपरा है, श्री महादेव की परंपरा है, घनकात बोरा बरबायन जी की परंपरा है और उनकी शिष्या प्रतीशा सुरेश जी की परंपरा देखने को मिलती है। और प्रदर्शन क्रम के रूप में सर्वप्रथम नंदी श्लोक होता है, फिर झुमुर नाच, दशावतार नृत्य, कृष्ण नाच, गोपी नाच, चाली, फिर अंत में मंगल भातिमा के द्वारा खेल का समापन होता है। सूत्रधार मंगल भातिमा पढ़कर लोगों को सुनाता है, जिसमें खेल के मध्य हुई त्रुटियों के लिए क्षमा मांगी जाती है। ये इस नृत्य की खूबसूरत वेशभूषा है जो आप देख सकते हैं। अंत में एक नृत्य है छऊ नृत्य शैली। भारत में प्रचलित 8 प्रमुख नृत्य शैलियों के पश्चात छऊ नृत्य शैली को भी शास्त्रीय नृत्य शैलियों का नाम दिया जा रहा है। इतिहास में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल के पुरुलिया, बिहार के सरायकेला और उड़ीसा के मयूरभंज को छऊ नृत्य का क्षेत्रीय आधार माना जाता है। यह युद्ध से प्रेरित नृत्य है। विभिन्न मतों से इसकी व्युत्पत्ति छद्म से हुई, जो कि छावनी से प्रेरित है। उड़िया भाषा में छाऊ का अर्थ होता है आक्रमण। वहीं संस्कृत भाषा में ये छाया से उत्पन्न कहा जाता है, जिसमें छटा अर्थात कल्पना या मुखौटा आदि को देखा जाता है। वस्तुतः यह एक मुखौटा नृत्य है। अपनी विशेष तकनीकी, गति, शैलीगत विशेषताओं के कारण इसे भी शास्त्रीय नृत्य माना जा रहा है। इसकी आधारभूत इकाई टोपका या गत मान सकते हैं। इसकी विशेषताएं, इसकी तकनीकी 3 भागों में विभक्त है। चाली चलने की गति जो 6 प्रकार से की जाती है। दूसरी उपलाय उफली जिसे व्यायाम कह सकते हैं जो 36 प्रकार से की जाती है। फिर तीसरी खेल जो 10 प्रकार से देखने को मिलती है। सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया तीनों में तकनीकी समान है, किंतु प्रदर्शन में भिन्नता हम देखते हैं। सरायकेला की तकनीकी योगा फेरी खंड कहलाती है। इसमें नृत्य क्रम 3 या 4 श्रेणियों में होता है। मयूरभंज में सामूहिक संरचना ज़्यादा दिखती है, जो अमडलिया और जमडलिया के 2 स्वरूपों में होता है। पुरुलिया के हर चरण के 3 भाग होते हैं। यहाँ पर हम इन तीनों शैलियों के प्रदर्शन क्रम को देख सकते हैं। प्रथम चरण में सरायकेला में बाल नृत्य या मुखौटिया होता है, मुखौटा के रूप में होता है। दूसरा मयूरभंज शैली में फूटी नाच या एक नृत्य होता है। पुरुलिया में प्रथम चरण अच्छाई या बुराई की पहचान के रूप में होता है। द्वितीय चरण में सरायकेला में नृत्य होता है, जिसमें धीवर, आरती या अष्टडंडा होता है।
मयूरभंज में जोड़ी नाच होता है। नटराज, डांडी या जुम्बेओ के रूप में जिसे हम देखते हैं। वहीं पुरुलिया में अच्छाई और बुराई दोनों के मध्य युद्ध देखने को मिलता है। तृतीय चरण में सरायकेला में विवेचनात्मक प्रस्तुति होती है। मयूर बाण, बाण विद्या, फूलो बसंत आदि प्रस्तुतियाँ देखने को मिलती हैं। मयूरभंज में मेला नाच होता है जो सामूहिक रूप से किया जाता है। इसमें तमड़िया, कृष्णा, कैलाश लीला, खांडव लीला आदि देखते हैं। वहीं पुरुलिया नृत्य शैली में अच्छाई की जीत होती है। कहीं कहीं पर दुखद अंत भी इसमें देखने को मिलता है। चतुर्थ चरण केवल सरायकेला में देखने को मिलता है, जिसमें सामाजिक विशेषताओं की, सामाजिक कथाओं के आधार पर प्रस्तुति होती है, जैसे वंदे मातरम या झांसी की रानी या और इसी तरह से देशभक्तिपूर्ण कथानक प्रस्तुति के रूप में देखने को मिलते हैं। ये इसकी बहुत सुंदर वेशभूषा है। तरह तरह के मुखौटे एक कलाकार लेकर के अपनी प्रस्तुति देता है। तो इस प्रकार से हमने 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों को देखा। इसके अलावा छऊ नृत्य शैली का भी हमने वर्णन यहाँ पर देखा। धन्यवाद।